शुभ प्रभात। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करने वाले हैं यूजी सेमेस्टर 1 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिस टॉपिक से इस बार का जो परीक्षा था 2020 आपका 23 सेशन वाले बच्चे का, उसमें पूछा भी गया है। प्यारे स्टूडेंट्स, सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका सिलेबस का CC1 का जो टॉपिक है वो है प्राचीन भारतीय इतिहास के जानने का स्रोत। ठीक है, तो इस बार का क्वेश्चन था कि प्राचीन भारतीय इतिहास के जानने के स्रोतों को लिखें। तो इसमें दोनों स्रोत आ जाएगा, लेकिन कभी कभी क्या करते हैं कि वो सेपरेट क्वेश्चन पूछ देते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास के जानने का पुरातात्विक स्रोतों के बारे में बताएं, साहित्यिक स्रोतों के बारे में बताएं। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और बहुत ही संक्षिप्त में आपको मैं बताने का प्रयास करूंगा कि प्राचीन भारतीय इतिहास के जानने का स्रोत कौन कौन से हैं। और इस टॉपिक का मैं आपको, आपका जो ग्रुप है सेमेस्टर 1 का, उसमें हम PDF भी प्रोवाइड करवा देंगे। सबसे पहले समझिए कि बिना स्रोत का इतिहास का अध्ययन नहीं किया जा सकता, न इतिहास लिखा जाता है। इतिहास जो भी लिखे जाते हैं, अध्ययन किए जाते हैं, वो स्रोतों के सहारे से किए जाते हैं। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत कौन कौन से हैं। तो एक सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है आपके पुरातात्विक स्रोत, ठीक है, और एक महत्वपूर्ण स्रोत है आपके साहित्यिक स्रोत। ये अपने माइंड में बैठा लीजिए। एक स्रोत हो गया आपका पुरातात्विक स्रोत, एक स्रोत हो गया आपको साहित्यिक स्रोत। अब देखिए, पुरातात्विक स्रोत में, पुरातात्विक मतलब होता है जिसको खुदाई के द्वारा, पृथ्वी के गर्भ के अंदर कोई चीज है, पृथ्वी के अंदर है, और उसको हम लोग क्या करते हैं, खुदाई से प्राप्त करते हैं, निकालते हैं और उसको देखते हैं, है ना, इसमें क्या क्या चीज के बारे में दिया हुआ है, इसे हम लोग बोलते हैं पुरातात्विक। यानी जिसको खुदाई के द्वारा प्राप्त किया जाता है, वैसे स्रोतों को पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। इसमें क्या क्या आएगा? इसमें आपका आ जाएगा अभिलेख, आ जाएगा स्मारक, आ जाएगा, ठीक है, मुद्रा आ जाएगा, मुहरे हो जाएगा, ठीक है, और चित्रकला हो जाएंगे, मृदभांड हो जाएंगे। ये सब सारा चीज जो है पुरातात्विक स्रोत है, ठीक है। इसके सहारा से आप जो है सो प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में बता सकते हैं। मान लीजिए कि अशोक का शिलालेख है, शिलालेख जो भी मिले हैं उनके द्वारा आप मौर्य काल का इतिहास बता सकते हैं, अशोक काल का, अशोक के विषय में बता सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ जैसे मान लीजिए रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख आपको यदि मिला है, अभिलेख जो है, उससे आप रुद्रदामन के विषय में बता सकते हैं कि वो किस प्रकार के शासक थे, ठीक है। तो कलिंग नरेश आप खारवेल के बारे में बता सकते हैं। तो अभिलेख, शिलालेख एक ऐसा महत्वपूर्ण साधन है जिसके माध्यम से आप प्राचीन भारतीय इतिहास को के बारे में बता सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। अब देखिए प्यारे स्टूडेंट्स, जैसे मुद्रा, मुद्रा कहीं आपको मिला है तो क्वाइन से भी पता चलता है उस साम्राज्य की, उस राज्य की आर्थिक स्थिति कैसी थी। मान ले कहीं पर सोने की मुद्रा मिल रहे हैं तो उस एरिया में, उस वंश में यानी आर्थिक स्थिति अच्छी थी। कहीं पर तांबे के मिल रहे हैं, उसकी अपेक्षा वहां पर आर्थिक स्थिति कम थी, ठीक है। तो मुद्रा, आपका अभिलेख, मान लीजिए कहीं आपको चित्रकला मिलता है, चित्रकला का भी आपको मिलता है, तो उसमें वो कला संस्कृति के बारे में पता चलता है कि उस समय के लोग, उसकी रुचि कैसी थी, शासक का किस तरह का रुचि थी। कहीं पर आपकी मूर्तियां मिलती है, शिवलिंग मिलते हैं, इससे आप बता सकते हैं कि वहां की धार्मिक स्थिति कैसी थी, किस धर्म को लोग मानते थे, किस धर्म के प्रति उनकी आस्था थी। प्यारे स्टूडेंट, इसी प्रकार से आप जो है सो साहित्यिक स्रोत के बारे में बता सकते हैं। साहित्यिक स्रोत एक लंबा लिस्ट है, इसको आप लोग PDF के माध्यम से मैं भेज दूंगा, उसको आप लोग देखिएगा। साहित्यिक मतलब जो लिखा गया है, लिखा है कहीं आपको मिलेगा, ठीक है, जैसे लिपिबद्ध भी किया गया है। तो साहित्यिक स्रोत को आप ऐसा कीजिए, उसको 2 भागों में बांट दीजिए, भारतीय साहित्य और आपका विदेशी साहित्य। तो विदेशी साहित्य में इसलिए बोला कि जो भी विदेशी यात्री आए, उन्होंने जो कुछ लिखा, ये आपका हो जाएगा क्या, विदेशी साहित्य।
अब देखिए भारतीय साहित्य की एक लंबी लिस्ट है। भारतीय साहित्य को भी आप जो है सो 3 भागों में बांट करके अध्ययन कर सकते हैं। कौन कौन? आपका हो गया धार्मिक साहित्य, दूसरा महत्वपूर्ण चीज है धर्मनिरपेक्ष साहित्य, और तीसरा संगम साहित्य। क्या मैं बोला? देखिए, धार्मिक साहित्य, धर्मनिरपेक्ष साहित्य और तीसरा संगम साहित्य, ये आपका हो गया भारतीय साहित्य। अब देखिए धार्मिक साहित्य को बांट दीजिए। धार्मिक साहित्य में क्या क्या आएगा? धार्मिक साहित्य को भी आप बांटिएगा तो उसमें बांट दीजिए ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य। क्या क्या मैंने बोला? ब्राह्मण साहित्य को भी मैंने विभाजित कर दिया। किसमें किसमें बताइए? ब्राह्मण साहित्य यानी धार्मिक साहित्य को हमने 3 भागों में बांट दिया, ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। अब ब्राह्मण साहित्य को भी अब एक लंबी लिस्ट है, बहुत सारा चीज है ब्राह्मण साहित्य में। क्या क्या है? वेद हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, अरण्यक हैं, उपनिषद हैं, वेदांग हैं, उपवेद है, षड्दर्शन है, महाकाव्य है, पुराण है और स्मृति है। ये आपका किसमें बोल रहे हैं? ब्राह्मण साहित्य में। इसी प्रकार से आपका जो है सो बौद्ध साहित्य में सूत पिटक है, विनय पिटक है, अधिधम पिटक है, मिलिंद पर्व है, बुद्ध चरित्र है, दिव्य अवादान है। ये सब आपका बौद्ध साहित्य में। जैन साहित्य में परस्टी पर्वन है, भद्रबाहु चरित्र है, भगवती सूत्र है, कल्प सूत्र है। जैसे प्यारे प्यारे बच्चे, आपको मैंने बताया था कि जैसे परस्टी पर्वन में इतना महत्वपूर्ण ये जैसे भगवती सूत्र जो है, उसकी सहायता से आप जो है सो 16 महाजन के पद के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, अंगुत्तर निकाय की सहायता से आप 16 महाजनपद के विषय में बता सकते हैं। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के जानने में, इतिहास को जानने में, है ना, जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य दोनों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये आपका हो गया धार्मिक साहित्य। अब देखिए, अब इसको भी आप बांट करके पढ़िए। वेद को में उसमें आप सारा लिखिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ब्राह्मण ग्रंथ में ऐत्रेय ब्राह्मण, कौशितकी, गोपथ आदि। अरण्यक में तैत्रीय, मैत्रेयानी, ऐत्रेय आदि, ये आपका हो गया अरण्यक में। उपनिषद में आप बता सकते हैं छांदोग्य, कठ, बृहदारण्यक आदि। इसी प्रकार से वेदांग, वेदांग 6 है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा वेदांग कितने हैं, 6 बताइएगा। कौन कौन? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। इसी प्रकार से उपवेद है। उपवेद में है आपका आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, आपका शिल्पवेद आदि। उसके बाद है षड्दर्शन। षड्दर्शन में 6 दर्शन में क्या क्या आता है? षड्दर्शन में क्या क्या चीज आएंगे? तो सांख्य, दूसरा योग, तीसरा न्याय, चौथा वैशेषिक, 5वां पूर्व मीमांसा और 6ठा उत्तर मीमांसा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, षड्दर्शन में क्या क्या, ये सब आपका किसमें है? ये सब आपका ब्राह्मण साहित्य में है। षड्दर्शन में सांख्य आएगा, उसके बाद योग्य आएगा, न्याय आएगा, वैशेषिक आएगा, पूर्व मीमांसा आएगा, उत्तर मीमांसा आएगा। प्यारे बच्चे, उसके बाद महाकाव्य है। महाकाव्य में आपका रामायण, महाभारत आ जाएगा। इसी प्रकार से पुराण है। पुराण में आपका हो गया विष्णु पुराण, भागवत पुराण, शिव पुराण, गरुड़ पुराण आदि। उसके बाद स्मृति में आएगा मनु स्मृति, नारद स्मृति, आगवैक स्मृति आदि। ये सब के सहायता से आप जो है सो प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में बता सकते हैं। प्यारे बच्चे, धर्मनिरपेक्ष साहित्य में क्या क्या आएगा? कौटिल्य का अर्थशास्त्र बहुत इंपॉर्टेंट स्रोत है। कलहन की राजतनी बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है। पाणिनि की अष्टाध्यायी बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है। विशाख दत्त का मुद्राराज बहुत इंपॉर्टेंट स्रोत है। कालिदास का अभिज्ञान शकुंतलम, गुप्त काल के बारे में आप बता सकते हैं बहुत अच्छे से, कालिदास के अभिज्ञान शकुंतलम के माध्यम से। मालविका गणमित्रम, रघुवंश, ये सब कालिदास की रचना है। मेघदूत, ये सब कालिदास की रचना है, एक गुप्त काल में लिखे गए थे। इसी प्रकार से बाणभट्ट का हर्षवर्धन, हर्षवर्धन का नाम सुने होंगे, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट स्रोत है आपका बाणभट्ट का हर्षरित। कादम्बरी बहुत इंपॉर्टेंट स्रोत है। इसी प्रकार से प्यारे स्टूडेंट्स, आप संगम साहित्य से जो है सो तिरुकुरल है साहित्य, शिल्पाधिकारम है, मणि मेखले है और जीवक चिंतामणि, ये सब संगम साहित्य में आते हैं।
इसकी सहायता से आप जो है सो प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में बता सकते हैं, चोल के बारे में बता सकते हैं, चेर के बारे में बता सकते हैं, पांडे के बारे में बता सकते हैं, संगम साहित्य के विषय से। अब क्योंकि आपको दक्षिण भारत में 3 महत्वपूर्ण राज्य थे, चोल, चेर, पांडे, तो ये संगम साहित्य के बारे में आप बता सकते हैं। इसी प्रकार से जो मैंने आपको बताया विदेशी साहित्य में जो विदेशी यात्री आए उसमें यूनान से कौन आए, यूनान एवं रोम के लेखक कौन थे, मेगास्थनीज इंडिका लिखा, टॉलेमी, हेरोडोटस, नियार्कस, अरिस्टिबुलस, ये सब आपके यूनान एवं रोम के लेखक हैं। इसी प्रकार से चीनी लेखक कौन है, चीनी आप नाम सुनेगा, फायान, हैनसांग, इतिसंग। फायान उक्त काल में आए थे, हैनसांग हर्षवर्धन के पीरियड में आए थे। इसी प्रकार से कुछ अरबी लेखक हैं, अल सुलेमान है, अल मसूदी है, इबन बतूता है, ठीक है। ये सब भी विदेशी यात्री हैं जो प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं, ठीक है। खासकर मेगास्थनीज के इंडिका, आप मौर्य काल का इतिहास जानना चाहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आज के लिए इंपॉर्टेंट क्लास यही है। आप लोगों को मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा, है ना, अपना नोट्स बनाइएगा। और वस्तु स्थिति क्या है, क्या चीज ये है, इसका कितना इंपॉर्टेंस है, इसके विषय में आपको जानकारी मिल गई। तो आप सभी निश्चित रूप से वीडियो को देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि जब तक अभी एग्जामिनेशन का दौर है तब तक ऑफलाइन क्लास संभव नहीं है। इसीलिए आप वीडियो को निश्चित रूप से देखिएगा और कमेंट बॉक्स पर अपना नाम, रोल नंबर निश्चित रूप से छोड़िएगा। यही आपका जो है सो प्रमाण रहेगा कि आपने क्लास किए है। और क्लास करना बहुत जरूरी है। जो बच्चे देखेंगे उनको अच्छे खासे मार्क्स भी मिलेंगे, जो भी विषय वस्तु है उनका समझ डेवलप होगा। इसीलिए आप लोग सभी इस वीडियो को देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में अपना रोल नंबर आप छोड़िएगा, ठीक है। यही आपका अटेंडेंस है, अटेंडेंस बनेगा इसी के माध्यम से। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच।